तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो NCERT का चैप्टर है संघवाद का, उसको आपके सामने स्पष्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। मैंने पहले से ही इसको एक ड्राफ्ट के तौर पर इसका रूप तैयार कर लिया है, ताकि इन्हीं बिंदुओं पर आपके सामने थोड़ा सा चर्चा की जाएगी, बातें रखी जाएंगी। क्योंकि पुस्तकों के अंदर जो बातें होती हैं वो सैद्धांतिक तौर पर लिखी होती हैं, लेकिन जब हम लेक्चर देते हैं या किसी को बताते हैं तो बहुत सारी बातें उसमें स्पष्ट हो जाती हैं। तो प्रयास ये रहेगा, तो संघीय शासन व्यवस्था क्योंकि भारत में लागू है, जो कि कनाडा के संविधान से ली गई है, तो ऐसे में हमको ये समझना पड़ेगा कि संघीय शब्द का क्या मतलब है और जो व्यवस्था कनाडा के अंदर है वो कैसी है और भारत की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो जो संघीय शब्द अगर आप देखेंगे तो ये जो संघ शासन होता है, ये लैटिन का एक वर्ड है फोइडस। इसका मतलब फोइडस का होता है संधि या समझौता। तो जैसे ऐसे माने कि हमारे शरीर का निर्माण विभिन्न प्रकार के अंगों से हुआ है, तो अंगों के बीच में और शरीर के बीच में अगर संधि समझौता हो जाए तो मानी सी बात है कि दो प्रकार की सरकारें आएंगी। एक तो शरीर की सरकार होगी जो कि कानून अगर बनाएगी तो पूरे शरीर में लागू होगा, और एक अंगों की सरकारें होंगी। और अलग अलग शरीर के अंदर अंग हैं, तो हर अंग के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे वो उसी अंग में ही लागू होंगे, दूसरे अंग में लागू नहीं होंगे। तो इस तरह से हम जो ये फोइडस देखते हैं, जो कि लैटिन का एक वर्ड है, तो जिसका मतलब समझौता या संधि से होता है, तो इसका अर्थ यही है कि एक समझने के तौर पे हम इसको समझें कि जैसे एक शरीर है और अंग हैं, तो उनके बीच में एक समझौता हो गया है। तो अगर मान लिए शरीर के जितने अंग हैं, मान लिए कि 20 अंग हैं शरीर के अंदर, मान लिया जाए, तो 20 अंगों की सरकारें हो जाएंगी और हमारे एक पूरे शरीर की सरकार हो जाएगी। तो इस तरह से सरकारों की व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें आ जाती हैं। एक संघीय सरकार यानी केंद्र की सरकार, जो कि पूरे शरीर पे उसका शासन होगा मान लीजिए, और एक अंगों की सरकार है कि हर अंग के अंदर जो भी कानून बनाए जाएंगे विधानसभा के द्वारा वो उसी अंग में लागू होंगे। इस तरह से संघीय शासन व्यवस्था में एक केंद्र सरकार होती है यानी नेशनल गवर्नमेंट होती हैं, और फिर रीजनल गवर्नमेंट होती हैं यानी राज्य सरकारें होती हैं। तो ये हमने देख लिया। तो कनाडा में जो व्यवस्था लागू है उसके तहत केंद्र सरकार को यानी नेशनल गवर्नमेंट को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, और ये शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो विषयों के आधार पर होता है। मानी सी बात है कि जो हम अगर शासन व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे हम शासन की अगर बात कर रहे हैं, तो शासन तो एक संस्थागत होता है ना। तो संस्था में सरकार आती है, मान लीजिए सरकार वो भी तो एक संस्था ही है, तो उसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं जिसके तहत सरकार का गठन होता है। तो संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें हैं। संस्थागत रूप से शासन चलता है तो केंद्र की सरकार है और राज्य सरकारें हैं। तो सीधी सी बात है कि जब सरकार शासन करेगी तो विषयों का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं विषयों के आधार पर तो कानून बनाए जाएंगे और कानून बनाने की जगह भी होनी चाहिए। तो जो संघ की सरकार होती है वो कानून बनाती है संसद में, और जो राज्य की सरकारें होती है वो कानून बनाने का काम करती है विधानसभा में। इस तरह से बिना कानून बनाए हुए शासन नहीं किया जा सकता। कानून के आधार पर ही संघीय शासन व्यवस्था जो है वो संचालित होती है। तो देख लेते हैं, हमने ये समझ लिया कि संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो प्रकार की सरकारें होती हैं, और संविधान, लिखित संविधान के तहत जो है वो शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है केंद्र के बीच में, राज्यों के बीच में, और फिर दो प्रकार की सरकारें स्थापित होती हैं। एक नेशनल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, और एक राज्य सरकारें होती हैं। तो विषयों का जो बंटवारा होता है वो संविधान के हिसाब से होता है, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, उसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद होता है या राज्यों के बीच हो रहा है तो उसका समाधान किया जाता है। तो इस तरह देखते हैं कि दो प्रकार की सरकारें होती हैं, और फिर एक संविधान में स्पष्ट रूप से विषयों का वितरण कर दिया जाता है ताकि वो शासन अपने अपने क्षेत्रों में करें, और साथ साथ में एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है जिससे क्या होता है कोई डिस्प्यूट हो तो उसका समाधान किया जाए। तो देख लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर हम अगर देखते हैं तो ये संघीय शासन व्यवस्था, क्योंकि शासन दो प्रकार का होता है ना, एक एकात्मक शासन होता है, एक संघीय शासन होता है। जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, यूनिटरी सिस्टम होता है, तो उसके तहत क्या होता है कि जो जैसे कि ब्रिटेन है उसमें केंद्र के सरकार को जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ मिली होती हैं, और जो रीजनल गवर्नमेंट होती हैं वो केंद्र की सरकार से ही शक्तियाँ लेती हैं। तो इस तरह से एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की लिस्ट हमको देखनी पड़ेगी और संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की लिस्ट देखनी पड़ेगी। तो इन दोनों सरकारों में यही अंतर होता है। जो एकात्मक सरकार होती है उसमें संविधान लिखित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, लेकिन फ्रांस के अंदर लिखित है, और दोनों ही देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था चल रही है जिसमें केंद्र की सरकार
सरकार को है सारी शक्तियां मिली होती हैं, और जो रीजनल गवर्नमेंट होती हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही शक्तियां जो है वो दी जाती हैं। तो इस तरह वहाँ भी शासन का दो रूप होता है, लेकिन उसमें प्रमुखता केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, नेशनल गवर्नमेंट की होती है, और उसी के द्वारा जो है वो जो रीजनल गवर्नमेंट होती है उनको जो है वो पावर दी जाती है। जबकि हम संघीय शासन व्यवस्था में अगर देखें, फेडरल सिस्टम को देखें, तो उसमें जो है वो सरकारें दो प्रकार की होती हैं और विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है लिखित संविधान के आधार पर, और अपने अपने क्षेत्रों में सरकारें काम करती हैं। तो देख लेते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था किन किन देशों में चल रही है। तो देखिए, आपके एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में चल रही है, फ्रांस में चल रही है, बेल्जियम में है, जापान, चीन है, स्पेन है, स्वीडन है, नॉर्वे है। ये ऐसे देश हैं जहां नेशनल गवर्नमेंट जो है उसको ज़्यादा पावर मिली है, और जो रीजनल गवर्नमेंट है वो नेशनल गवर्नमेंट से ही पावर लेती हैं। अब हम आते हैं, देखें कि किन देशों के अंदर जो है वो संघीय शासन व्यवस्था चल रही है। देखिए, अमेरिका है, कनाडा है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ पर संघीय व्यवस्था चल रही है, यानी राज्यों और केंद्र की सरकारें हैं और विषयों का बंटवारा कर दिया गया है और अपने अपने क्षेत्रों में शासन होता है। तो अब भारत में संघीय व्यवस्था को भी देख लेते हैं कि भारत में क्या रूप है। तो भारत में देखिए कि एक संघीय सरकार है जिसको केंद्र सरकार कहते हैं। ये पूरे तरह से एक शरीर की सरकार बन करके चलिए है ये, और इसके मानी इस बात है कि केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी उस कानून बना के ही शासन होगा ना। जो केंद्र सरकार होगी उसकी कोई एक केंद्रीय कार्यपालिका भी होगी, मंत्रिपरिषद होगी, उसी मंत्रिपरिषद के तहत जो है वो कानून बनाया जाएगा। तो जो केंद्र की सरकार होगी वो संसद के तहत क्या होगी, मानी बात है कि संसद में कानून बनाएगी, और जो राज्य सरकारें होंगी वो सीधी बात है कि विधानसभा में ही अपना बनाएंगी कानून। तो क्योंकि बिना विधान के बिना उसके शासन नहीं किया जा सकता। संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी शासन होगा वो संविधान के तहत होगा। कोई भी विधेयक जब होगा, जब वो पास होगा तो फिर पूरे देश में लागू होगा। तो चाहे राज्य में कोई विधेयक पारित हो तो पूरे राज्य में लागू होगा, तो वो बिना विधानसभा में कानून बनाए हुए वो पूरे प्रदेश में लागू नहीं किया जा सकता उसको। इसलिए जो भी विधि व्यवस्था होगी वो बाकायदा उस संसद के अंदर, ये विधानसभा के अंदर ही कानून ला करके उसको पारित कराया जाएगा और फिर पूरे प्रदेश में या पूरे देश के अंदर उसको लागू किया जाएगा। तो क्योंकि सरकारें दो प्रकार की हैं तो कानून बनाने के स्थान जो हैं वो भी दो प्रकार के होंगे। केंद्रीय स्तर पर संसद है और राज्यों के स्तर पर विधानसभा है, क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं। हर राज्य के अंदर विधानसभा होती है और उस राज्य की कैपिटल होती है, उसी के अंदर विधानसभा होती है, और वहाँ पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि आते हैं, फिर एक सरकार गठित होती है और फिर कानून बना करके शासन होता है। सरकार को लगता है कि किसी विषय पर कानून बनाना है तो मानी सी बात है कि विधानसभा में फिर उसको पारित किया जाएगा, तब उस प्रदेश के अंदर ही लागू होगा, दूसरे प्रदेश में लागू नहीं होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई उसका फ़ायदा क्या है? जो फ़ायदा ये है कि भारत के अंदर भौगोलिक स्तर पर देखा जाए तो बहुत सी विविधता दिखाई पड़ती है। तो जो विविधता होती है जो भारत के अंदर है वो राज्य सरकारों के अधीन जो है वो विविधता जो है वो पुष्ट हो जाती है, क्योंकि एकता के अंदर भी भारत में एकता भी पाई जाती है, विविधता के साथ एकता भी है। तो जो एकता की भावना है वो केंद्र सरकार के तहत संसद के द्वारा कानून बना करके पूरे देश में लागू किया जाता है, तो देश की एकता और अखंडता भी बनी रहती है। और जो भारत के अंदर विविधता है वो राज्यों के तहत विधानसभा में जो कानून पास किए जाते हैं उस राज्य की संस्कृति के हिसाब से ही मानी बात है सरकार पास करेगी। तो हर राज्य की अपनी अपनी संस्कृति, वहाँ के लोगों का अपना अपना कल्चर, रहने सहने का ढंग है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। तो इस तरह से विविधता जो है वो राज्यों के स्तर पर स्थापित रहती है और वो कानून उसी राज्य में लागू होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक शक्ति बनी रहती है। तो इस तरह से क्षेत्रीय स्तर पर विविधता को मजबूत भी किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया है। वो संसद के तहत कानून बना करके पूरे देश में कानून लागू रहता है वो, और राज्यों में जो कानून लागू होता है वो उसी राज्य में रहता है। तो इस तरह से सरकार भी दो है, यानी एक केंद्र सरकार है तो एक राज्य सरकार है। राज्यों की सरकारें बहुत सारी हैं। इसी तरीके देखिए, संसद एक है, यहाँ कानून बनेगा पूरे देश में लागू होगा, और विधानसभा के तहत जो कानून लागू होगा तो अलग अलग प्रकार के राज्य हैं। मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये बिहार है, तो यहाँ जो विधानसभा के तहत कानून होगा उसी राज्य में लागू होगा। तो इस तरह से क्षेत्रीय भावना भी पुष्ट हो जाती है और लोगों को अपने अपने हिसाब से, कल्चर संस्कृति हिसाब से मतलब शासन में प्रतिनिधित्व भी मिल जाता है। तो ये बातें दिखाई पड़ती है कि संघीय व्यवस्था में एक फ़ायदा हो जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने, मतलब जब संविधान बन रहा था तो संघीय व्यवस्था को इसीलिए अपनाया गया क्योंकि भारत के अंदर विविधता मिलती है। अब क्योंकि भारत का विभाजन भी हो गया था, पाकिस्तान के तौर पर देश बट गया था भारत और पाकिस्तान में, तो ऐसे में केंद्र की सरकार को ज़्यादा मजबूती दी गई है। और सीधी सी बात है कि जब संसद होगी तो संसद में कानून बनाया जाएगा, और कानून जब भी बनाया जाएगा तो मानी बात है कोई विषय होना चाहिए ना भाई, विषय के आधार पर ही कानून बनाया जाएगा। तो जो विषय होते हैं वो भी दो भागों में बट जाएंगे। एक वो विषय होंगे जो
केंद्र को आवंटित हैं, यानी संघीय सूची के विषय हैं संघ सूची के विषय, दूसरे जो विषय हैं वो राज्य सूची के विषय हो जाएंगे, और एक ऐसे भी विषय होंगे जिसमें केंद्र की सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार होगा, यानी संघ की सरकार को, और राज्य सरकारों को तो वो विषय कहलाएंगे समवर्ती सूची के विषय। और जो अगर कोई और विषय होता है तो वो केंद्र को दे दिया गया, अवशिष्ट सूची जो होती है उसके विषय वो केंद्र सरकार को, संघ की सरकार को दिए गए हैं। तो सीधी सी बात है कि सरकारें दो हैं, कानून बनाने की जो व्यवस्था है उसमें संसद के तहत पूरे देश में कानून लागू होता है, बनाया जाता है, केंद्र के स्तर पर संसद में कानून बनाया जाता है, और राज्यों के स्तर पर विधानसभा में कानून बनाया जाता है। तो कानून किस पे बनाया जाएगा? विषयों पे बनाया जाएगा, तो विषयों का बंटवारा होगा। तो देखिए, संघ सूची होती है जिसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, इसी राज्य सूची है जिसमें वर्तमान के अंदर देखें तो 66 विषय हैं। जब संविधान लागू हुआ तब आज़ाद होने के बाद तो 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय आ गए हैं। इसी राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, पहले 66 विषय थे। समवर्ती सूची में देखिए इस समय 52 विषय आ गए हैं, पहले जब संविधान लागू तो 47 विषय थे। तो इसमें विषयों में परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरह से संघीय सूची में वो सारे विषय आते हैं जो संघीय चरित्र के होते हैं। जैसे रक्षा का मामला है तो ये संघीय मामला है, विदेश मामला है वो भी संघीय मामला है, रेलवे का मंत्रालय है, रेलवे का जो डिपार्टमेंट है, मान लो विषय एक रेलवे है तो वो संघीय चरित्र उसका है, क्योंकि रेलवे तो पूरे भारत के हर राज्यों में उसका विस्तार किया जा रहा है। तो इस तरह से ऐसे विषय जो संघीय चरित्र के हैं तो उन सारे टॉपिक को संघीय सूची में शामिल कर दिया गया है। और जो क्षेत्रीय विषय हैं, राज्य विशेष की सीमा के तहत आते हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था है, स्थानीय शासन है, तो ऐसे विषय जो हैं वो राज्य सूची में रख दिए गए हैं। अब जैसे वन है तो वन एक ऐसा क्षेत्र है जिसको समवर्ती सूची में रखा गया है। संघ की सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है। अगर दोनों के कानून एक ही बताकर दोनों ही सरकारें कानून बना दें तो फिर संघ का जो केंद्र का जो कानून है वो लागू माना जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विषयों का बंटवारा जो है वो सूचियों में कर दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और बाकी अगर कोई विषय आता है तो अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा जिस पर नियंत्रण संघ की सरकार का होता है। तो हमने देखा कि संघीय व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। एक सरकार है संघीय सरकार, इसको केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी सरकारें हैं राज्य सरकारें। फिर मानी बात है कि जो सरकारों का काम होता है शासन करना, तो शासन करने का काम कानून के तहत होगा, और कानून बनाने के लिए विषय होंगे, तो विषयों का बंटवारा करना पड़ेगा जो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के तहत ही इन सूचियों की व्यवस्था की गई है। जो आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये जो सूचियां आपको मिलती हैं ये भारत के संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह से एक लिखित संविधान है भारत का, उसके अंदर जो व्यवस्था देखने को मिलती है सूचियों के तहत, इसके तहत केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को विषयों का आवंटन कर दिया गया है। अब इस आधार पर ये कानून बना करके अपना शासन करती हैं, और फिर न्यायपालिका के माध्यम से संविधान की रक्षा की जाती है। और न्यायपालिका, अगर कोई इनमें विवाद होगा, मान लीजिए सरकारें 2 प्रकार की चल रही हैं, तो विषयों को लेकर के अगर किसी तरह का विवाद होता है कि हमारा विषय हमारे क्षेत्र का विषय है, अगर राज्य और केंद्र के बीच में विषयों को लेकर के कोई विवाद होगा तो उसका समाधान न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि संघीय व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, विषयों का बंटवारा होता है, लिखित संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इस तरह से शासन व्यवस्था संघ में चलती है, यानी देश की एकता, अखंडता भी बनी रहती है, और राज्यों का अपना अस्तित्व भी बना रहता है। उनको भी सत्ता में भागीदारी करने का और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का राज्य विशेष के लोगों को मौका दिया जाता है। तो इस तरह से भारत में जो विविधता है वो भी इस व्यवस्था में स्थापित हो जाती है, इसीलिए संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। अब देखिए हम आगे चलते हैं, हमने ये देख लिया किस तरह से है ये, तो आगे चलते हैं। देखिए हाँ, आगे यहाँ चलते हैं। देखिए थोड़ा सा हो गया था वो, तो हमने देख लिया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देख लेते हैं, देखिए संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, क्योंकि इन्हीं विषयों पर केंद्र की सरकार संसद के तहत कानून बनाएगी, यानी संसद में कानून बनाए जाएंगे, और राज्य सूची के तहत विधानसभा में कानून बनाए जाएंगे। समवर्ती सूची के भी विषय हैं जिसमें दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, संघ की सरकार को भी, केंद्र की सरकार को भी, और राज्य की सरकार को भी। तो देखिए संघ सूची में कौन से, प्रतिरक्षा है, बैंकिंग है, डाक और तार है, बंदरगाह है, मुद्रा है, विदेश व्यापार है, रेलवे, वायुसेना, ये सब ऐसे विषय हैं जो पूरे संघीय चरित्र को रखे हुए हैं, इसलिए इनको संघ सरकार यानी संघीय सूची में रखा गया है। और इस पर कानून राज्य सरकारें नहीं बना सकती, इस पर अधिकार एकमात्र केंद्र की सरकार का है। जैसे प्रतिरक्षा है तो इस पर कानून जो है राज्य की सरकार नहीं बना सकती। बैंकिंग के मामला है,
तो बैंकिंग का मामला पूरी तरह से संघीय चरित्र का है, इस पर राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती क्योंकि उनकी सूची में विषय ही नहीं, तो बनाएंगी कहाँ से। डाक और तार का मामला भी है, इस पर भी राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, केंद्र की सरकार कानून बनाएगी, वो पूरे भारत में वो लागू होगा। जो भी संसद के तहत जो भी कानून बनाया था पूरे भारत में लागू होगा, क्योंकि एक नेशनल गवर्नमेंट है ना, तो उसके तहत संसद के द्वारा जब भी कोई कानून बनेगा तो वो पूरे भारत में लागू होता है। जबकि राज्यों के तहत जो कानून होगा राज्य सूची के विषय पर, वो उसी राज्य में ही लागू होगा। अब मध्य प्रदेश की शराब नीति हो सकता हो अलग हो सकती है, उत्तर प्रदेश की शराब नीति अलग हो सकती है। इसी तरीके से पुलिस की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अलग हो सकती है, उसके ड्रेस अलग हो सकते हैं। तो हर राज्यों के अपने अपने ड्रेस हैं पुलिस में, तो पुलिस व्यवस्था की राज्य सूची का विषय है तो राज्य सरकार तय करेगी कि क्या व्यवस्था पुलिस में होनी है। तो इस तरह से जो विषय हैं उन पर उन शक्तियों को पूरी एक मतलब शासन करने का उनको अधिकार दिया गया है। तो ये सारे विषय, जैसे बंदरगाह है तो ये राष्ट्रीय चरित्र का है, तो इसलिए संघ सूची में रखा गया है। अब बंदरगाह के मामले राज्य सरकारें नहीं डील कर सकती। अब संवर्ती सूची देखिए तो वन है, शिक्षा है, मजदूर संघ है, कृषि भूमि के अतिरिक्त तो किसी भी अन्य संपदा का अगर हस्तांतरण होता है वो संवर्ती सूची में आ जाता है। यानी कृषि भूमि को छोड़ करके अगर किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण होता है तो वो हस्तांतरण जो है वो संवर्ती सूची में आएगा, यानी वो विषय संवर्ती सूची में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देख लिया, ये विषयों का बंटवारा भी देख लिया है। अब हम चलते हैं, देखिए संघवाद के अंदर आते हैं। इसमें मानी बात है कि संस्थागत प्रणाली होगी संघवाद जो है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि केंद्रीय स्तर पर एक सरकार होती है और प्रांतीय स्तर पर एक सरकार होगी, मानी बात है, और फिर एक संविधान होगा। संविधान के माध्यम से, क्योंकि भारत का संविधान लिखित है और ये संविधान की रक्षा करने का न्यायपालिका का है, तो भारत के जो संविधान है उसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका दिखाई पड़ती है, संविधान लिखित दिखाई पड़ता है। और फिर ये संविधान जो वो केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर शक्ति का हस्तांतरण कर देता है कि जो शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है विषयों के सोचे में, मतलब विषयों के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो ये शक्ति ही है। विषय दे दिए गए हैं कि आप शासन करिए, तो मानी इस बात है कि वो शक्ति ही तो कहलाएंगे सारे विषय, इसलिए शक्ति का हस्तांतरण किया गया है केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर। और किसने हस्तांतरण किया है? संविधान ने किया। और संविधान भारत का कैसा है? लिखित है, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है ताकि किसी भी प्रकार का विवाद हो तो उसका समाधान किया जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संस्थागत जो मतलब प्रणाली, जो संघीय, जो मतलब संघवाद का जो सिद्धांत है उसमें जो संघीय व्यवस्था मिलती है उसमें संस्थागत प्रणाली है। उसमें दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। तो हमने देख लिया, जैसे मान लीजिए सर्किल है ये, तो जो ये पूरा सर्किल है ये केंद्र सरकार है मान लीजिए, तो कानून होगा तो पूरे सर्किल में लागू होगा, और अंदर इसके राज्य सरकारें हैं। तो जो भी कानून अगर इस सर्किल के द्वारा, गोले के द्वारा कानून बनाया जाएगा तो इसी में ही लागू होगा, बस दूसरे से उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अगर कोई संघर्ष होगा केंद्र और राज्य के बीच में तो उसका समाधान न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। और संघीय व्यवस्था में बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें दोहरी नागरिकता दिखाई पड़ती है, जबकि भारत में एकल नागरिकता को ही स्वीकार किया गया, दोहरी नागरिकता को नहीं स्वीकार किया गया है। अब मानी सी बात है कि जो भी संघीय व्यवस्था में क्योंकि सरकारें होती हैं तो सीधी सी बात है कि उनके अंदर समन्वय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, संयम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी केंद्र और राज्य के बीच में। जब विश्वास होगा, सहयोग होगा, सम्मान होगा, संयम होगा, तो ये संघीय व्यवस्था ये ज़्यादा बेहतर चलेगी। तो इसलिए इन तत्वों पर बल दिया गया है। कोशिश की गई है कि केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में विवाद ना हो, लेकिन फिर भी विवाद होते हैं और फिर उसके लिए समाधान किया जाता है। जैसे सरकारी आयोग का गठन किया गया था जब विवाद बढ़ा, फिर और भी आगे आयोग बनाए गए हैं। तो कोशिश की जा रही है कि केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में विवाद ना हो। लेकिन ये व्यवस्था क्योंकि संबंधों पर आधारित है तो बहुत सारी शिकायतें होती हैं राज्यों की, जिससे विवाद उपजता है। तो देखिए आगे चलते हैं। तो हमने ये देख लिया कि भारतीय जो संविधान में संघवाद है तो उसमें संघीय सरकार है, राज्य सरकारें हैं, और भारत में क्षेत्रीय भाषाई विविधता भी है जो कि पुष्ट हो जाती है राज्य सरकारों के आधार पर। हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सहयोग स्थापना किस आधार पर होती है, तो विषयों का माध्यम वितरण कर दिया जाता है। तो संघीय सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, ये सारी बातें आपको बता दी गई। आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ ऐसे प्रावधान भी आते हैं, जैसे आपातकाल है तो संघ को ये अधिकार प्राप्त है कि वो आपातकालीन व्यवस्था में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना, तो पूरी व्यवस्था ही एकात्मक हो जाती है। यानी क्योंकि देश की रक्षा कर, मान लिया कि अगर किसी देश से हम युद्ध हो जाता है भारत का, तो ऐसे में आपातकाल अगर पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है तो फिर जितनी भी सूचियां हैं उस पर नियंत्रण केंद्र सरकार का हो जाता है। राज्य सूची के विषयों पर भी संघ को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ये व्यवस्था भी भारत में दिखाई पड़ती है।
अब हम देख लेते हैं कि जो शक्तिशाली संघीय तत्व हैं भारत के संविधान में, यानी क्योंकि केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हैं। जैसे आपातकालीन प्रावधान है, तो उसमें केंद्र की सरकार को अगर मान लिया आपातकाल लागू हो जाता है तो ऐसे में राज्य सूची के विषय भी केंद्र के अधीन चले जाते हैं। इसी तरीके से हम देखें तो केंद्रीय कार्यपालिका को प्रमुखता दी गई है। जो राज्य की कार्यपालिका है वो केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन होकर के काम करती है, उसके रास्ते में कोई अड़चन नहीं डाल सकती वो राज्य की कार्यपालिका। भारत के संविधान में स्पष्ट तौर पर देखिए अनुच्छेद 257(1) में लिखा हुआ है कि संघीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अड़चन, मतलब संघीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अड़चन न हो निर्देश देगी। यानी राज्य की कार्यपालिका को संघीय कार्यपालिका निर्देश देगी कि आप ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारी कार्यपालिका शक्ति में कोई बाधा पैदा हो, व्यवधान आए। क्योंकि जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो क्रियान्वित की जाती है, लागू की जाती है, तो उसमें अगर राज्य की कार्यपालिका के माध्यम से कोई हस्तक्षेप किया जाएगा तो अनुच्छेद 257(1) के तहत केंद्र की सरकार निर्देश देगी राज्य को कि आप अपनी कार्यपालिका शक्ति का ऐसा प्रयोग ना करें जिससे हमें किसी प्रकार की कठिनाई हो। तो इस तरह से ये व्यवस्था की गई है, तो इसलिए केंद्रीय कार्यपालिका को प्रमुखता दी गई है। अब फिर देखिए आय के प्रमुख संसाधन जो है वो केंद्र को दिए गए हैं, राज्यों को कम दिए गए हैं, तो इसलिए भी केंद्र की सरकार मजबूत है। देखिए नीति आयोग के माध्यम से राज्य के संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है, तो केंद्र को मजबूती मिलती है। इसी तरीके से अनुदान और ऋण के मामले में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास आय के उतने संसाधन नहीं हैं, तो केंद्र के द्वारा उनको अनुदान दिया जाता है, पैसा मिलता है, ऋण मिलता है, तो निर्भर बने रहते हैं। इससे भी केंद्र की सरकार मजबूत होती है। फिर देखिए संसद जो है वो राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य को मान लीजिए कि राज्य है ये, अब इस राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 राज्य स्थापित कर दिए गए, तो ये काम संसद कर सकती है। तो इस तरह से संसद को किसी भी राज्य की सीमा, उसका नाम बदलने या उसको पूरी तरीके से विभाजित कर देने, या कई राज्य हैं उनको मिला के एक राज्य कर देने का पूरा अधिकार है। तो इसलिए भी केंद्र की सरकार को मजबूती मिली हुई है। तो अभी से देखिए राज्यपाल की व्यवस्था है, राज्यों के अंदर है। जो भी आपकी सिविल सेवा जो होती है उसका भी नियंत्रण देखिए, जो राज्य का प्रशासन होता है उसके प्रमुख पदों पे जो है वो संघीय जो सिविल सेवा होती है उसके अधिकारी काम करते हैं, IAS IPS काम करते हैं, नियंत्रण में रहते हैं राज्य सरकार के कर्मचारी। तो इसी तरीके से आप देखिए राज्यपाल की शक्तियाँ होती है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए जो है वो भेज सकता है, वो जिसको रिजर्व कर सकता है, फिर राष्ट्रपति के द्वारा उस पर फैसला किया जाता है। राज्य के विधान को राष्ट्रपति रद्द भी कर सकता है। तो इस तरह से पूरा एक नियंत्रण केंद्र का बना रहता है, और राज्यों को शिकायत भी रहती है। आगे जाकर के जो केंद्र और राज्य के विवाद है उसके विवाद का मुद्दा ही यही है कि राज्यपाल जो है वो विरोधी जब पार्टियां होती हैं, आपस में टकराव है उन लोगों के बीच में, केंद्र में जो सरकार है वो अलग है, राज्यों में दूसरी सरकारें हैं और आपस में विवाद चल रहा है, तो राज्यपाल के माध्यम से उनके शासन में हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे कि तमिलनाडु की सरकार कह रही है, अभी वर्तमान में जितने राज्यपाल हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो केंद्र के इशारे पे काम कर रहे हैं, हमारे कानून को जो है वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर लिया जा रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये विवाद चल रहा है लगातार। और राज्य सरकारें क्योंकि अब गठबंधन की सरकारें आ गई हैं, पहले तो सरकारें शक्तिशाली हुआ करती थी, लेकिन अब जब से गठबंधन सरकारें हैं, क्षेत्रीय दल प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे में हो ये रहा है कि उनकी पूरी मांग है कि राज्यों को ज़्यादा शक्ति दी जाए, केंद्र को जो है उसके अनुपात में जो शक्ति है उसमें कुछ कमी की जाए। तो ये मांग लगातार चल रही है। तो ये सारे विवाद बने रहते हैं कि राज्यपालों की भूमिका जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे होती है, तो राज्य सरकार उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं, तो राज्य सरकारों को अपनी नीतियों को लागू करने में दिक्कत होती है। तो ये विवाद का मुद्दा भी बना रहता है। फिर देखिए आगे विवाद के बहुत से मुद्दे हैं। वित्तीय स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं राज्य कि हमको ज़्यादा, हमारे पास खर्चे ज़्यादा हैं, हमारे पास आय के स्रोत भी कम हैं, तो हमको दिया जाए। तो ये वित्तीय स्वायत्ता को लेकर के विवाद चलता है। आय के अधिक संसाधन की मांग की जा रही राज्यों के द्वारा। राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण है, क्योंकि IAS और IPS का शासन होता है राज्यों पर, तो उनका नियंत्रण रहता है, तो केंद्र सरकार राज्यों को नियंत्रित कर लेती है। और क्योंकि जो केंद्र के कर्मचारी हैं, IAS जो संघीय सिविल सेवा के हैं, उनको जो है वो उनकी नौकरी नहीं ली जा सकती, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राज्य सरकार कुछ कर नहीं पाती है। तो ये भी विवाद का एक मुद्दा बना हुआ है। इसी तरीके से देखें राज्यपाल का जो हस्तक्षेप होता है उससे लेकर विवाद बना हुआ है। तो शक्ति का विभाजन जो है वो राज्य के पक्ष में किया जाए, इसको लेकर के मांग की जा रही है कि जो वितरण किया गया विषयों का उसमें जो है राज्य को प्रमुखता दी जानी चाहिए। राज्य लगातार मांग कर रहे हैं। इसी तरह अनुच्छेद 356 के तहत बहुत सारी सरकारों को गिरा दिया गया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी ये हुआ काम। बाद की सरकारें 1967 के बाद जब दूसरी गैर कांग्रेसी सरकारें आई, तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तो उसने राज्य सरकारों को गिराना शुरू कर दिया, हालांकि उनको बहुमत प्राप्त था।
तो ऐसे में उनकी सरकार को निलंबित कर दिया गया, विघटित किया जाने लगा। तो ये सारे विवाद देखने में आते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत मानिस भाई इसमें व्यवस्था की गई है कि अगर राज्य के राज्यपाल को लगता है कि किसी राज्य का शासन संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है कि या तो इसको निलंबित कर दिया जाए सरकार को या विघटित कर दिया जाए। तो राज्य सरकारें आरोप लगाती हैं कि ज़बरदस्ती हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगा करके हमारी सरकारों को तोड़ा जाता है, विघटित किया जाता है, तो ये विवाद देखने को मिलता है। तो इसी मामलों के समाधान के लिए देखिए सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था और फिर इसने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को जो है वो निष्पक्ष ढंग से उनको नियुक्त किया जाए, क्योंकि जब बहुत विवाद बढ़ा तो फिर सरकारी आयोग का गठन किया गया। इसने सिफारिश किया कि भाई राज्यपाल को जो है निष्पक्ष ढंग से नियुक्त किया जाए ताकि इस तरह का कोई विवाद सामने ना आए। तो देखिए फिर आगे चलते हैं। अब नवीन राज्यों की मांग भी मानी सी बात है कि जब संघीय व्यवस्था लागू हुई थी, जब देश आज़ाद हुआ, तो ऐसे में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लग गई, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। तो ऐसे में जो नवीन राज्यों की मांग हुई तो दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है वो मतलब इसको गठित किया गया था और फिर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की सिफारिश इसने कर दिया। फिर 1956 में कुछ राज्यों का गठन भी हो गया भाषा के आधार पर। देखते हैं ये पूरी व्यवस्था देखने में है। तो इसी तरीके से बहुत सारे विवाद हैं। देखिए 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया गया भाषा के ही आधार पर। 1966 में पंजाब हरियाणा का गठन किया गया। फिर इसी तरीके मानी सी बात है कि राज्यों के बीच में विवाद भी होता है। जब 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का हुआ तो सीमा क्षेत्र को लेकर विवाद चलता है राज्यों के बीच में। पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है। इसी तरीके से आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में भी विवाद रहा, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेलगांव का विवाद है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में दो राज्यों की जो सीमा होती है वहाँ पर विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं। तो ऐसे में ये बात की जाती है कि हमारे क्षेत्र में आता है या हमारे क्षेत्र में आता है, विवाद चलता है। तो अंतर्राज्यीय स्तर पर भी मतलब राज्यों के स्तर पर भी विवाद की स्थिति है और केंद्र और राज्य के बीच में तो विवाद चल ही रहा है। तो इस तरह से विवाद के स्वरूप भी दो हो जाते हैं। फिर हम देखें जब भाषाई आधार पर जब सबसे पहले ये मांग हुई थी तो एस के धर की अध्यक्षता में जो भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। अब एस के धर ने जो सिफारिश की थी उसमें उन्होंने कहा था कि भाषा के बजाय जो है वो प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाया जाए, यानी भाषा के बजाय जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य को गठन किया जाना चाहिए, भाषा को प्रमुखता देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बड़ा विवाद हो गया। जब विवाद हुआ तो जेवीपी का समिति गठित की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया के मतलब ये अध्यक्षता में जो तीन सदस्यीय समिति थी ये जेवीपी। फिर इसने जो सिफारिश की कि भाषाई आधार पर भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि और ज़्यादा विवाद बढ़ता चला गया और फिर जो कांग्रेस के एक नेता थे आपके पोट्टी श्रीरामुलु जो हैं उन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल कर दिया था। आंध्र प्रदेश के थे ये। तो फिर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में अक्टूबर में करना पड़ गया। तो आगे जा कर के जब गठन हुआ तो फिर फजल अली आयोग की अध्यक्षता में मतलब एक आयोग बनाया गया 3 सदस्यीय। तो इसमें एक फजल अली थे, फिर KM पडिक्कर भी थे और HN कुंजरू भी थे। दिसंबर 1953 में ये फजल अली आयोग गठन किया गया था। फिर भाषा को आधार बना करके राज्यों का गठन किया जाए ये सिफारिश इस आयोग ने कर दिया। तो फिर 1 नवंबर 1956 को देखिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो स्थापित किए गए, यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है 1 नवंबर 1956 को स्थापित किए गए। फिर समय के साथ अलग अलग राज्यों का गठन होने लग गया। तो इस तरह से भाषा के आधार पर बहुत सारे विवाद जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। और फिर किस तरीके से राज्यों का गठन हुआ तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि भारत की जो विविधता है वो कहीं ना कहीं बल जो है वो प्रदान करती है, वो शक्ति अर्जित करती है और फिर केंद्र की सरकार के ऊपर जो दबाव बनाया जाता है तो फिर सुधार की क्रिया चलती है। और आज तक देखिए कि गठन हो रहा है राज्यों का, राज्य जो है विभाजित किए जा रहे हैं, नए नए राज्यों का गठन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय तत्वों के कारण जो है वो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये मैंने आपके सामने मतलब पूरा जो है ये संघवाद का जो सिद्धांत है इसे रखने की कोशिश किया था। तो ये मेरा प्रयास था ताकि ये विषय पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। फिर किसी भी विषय पर आपके सामने जो है चर्चा की जाएगी। तो यही अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।